गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, पिछला 2 क्लास 3 क्लास हम लोगों का गति और बल पर हो चुका है ना। गति पर तो पहले आज चैप्टर ही हो चुका है, बल के ऊपर हमारा 2-3 क्लास अभी हुआ है और चैप्टर है आपका बल के नियम, है ना। बल के नियम, यही आपका चैप्टर है। तो देखो, बल क्या होता है इस बारे में ठीक ठाक बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज फोर्स, तो उसके बारे में बातें हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम लोग का पढ़ाई होने वाला है किसके ऊपर, न्यूटन के गति के नियमों के ऊपर। और जब न्यूटन के गति का नियम शुरू होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 नियम हम लोग जानेंगे और फिर 3 नियम जानने के बाद तीनों का हम लोग डिटेल में उसका देखेंगे कि वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अभी जो हम लोगों को काम करना है, एक बार बस हमको रिवाइज करा दीजिए आप लोग कि आखिर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। तो हाँ, धक्का या खिंचाव, है ना। बल वो कारक है और कारक को बोले थे धक्का या खिंचाव, है ना। धक्का या खिंचाव जो क्या करता है, जो एक्सीलरेशन पैदा करता है, यानी त्वरण पैदा करता है ना। बल का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक्सीलरेशन पैदा करता है और एक्सीलरेशन के साथ साथ वो एक और चीज़ करता है। वो क्या करता है, देखो, डिसेलरेशन एक्चुअल में निगेटिव एक्सेलरेशन है। निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन करता है और चेंज शेप और साइज, चेंज शेप और साइज, ठीक है। तो बल का ये काम होता है कि वो किसी भी बॉडी का शेप या साइज चेंज कर दे। जैसे कि बताए थे, आटा गूथा हुआ है तो उसके ऊपर बल लगाए, उसका चेंज हो गया, है ना। अभी यहाँ पर जो है कि देख रहा होगा, जस्ट कोचिंग के अपना रूम के बाहर, इस बिल्डिंग के बाहर रोड पर एक ट्रक का पूरा नक्शा बिगड़ा हुआ है आगे से, क्योंकि दूसरा ट्रक आकर के उसको ठोका था। मेन रोड है ये, तो फिर दूसरा ट्रक और पहला ट्रक दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाया, ठीक है ना। बल लगाया तो दोनों एक दूसरे को पहले तो त्वरण पैदा किया। ये और बात था कि वो निगेटिव त्वरण था, वो ऋणात्मक त्वरण था, निगेटिव एक्सेलरेशन था, उसी को डिसेलरेशन कहा जाता है। कहीं भी आप किसी चलते हुए चक्के पर ब्रेक लगाते हैं तो वो असल में निगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है, मंदन को ही निगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन हुआ, दैट मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ और दोनों ट्रक रुक गया, पहला बात तो ये हुआ। फिर क्या हुआ, दोनों का डिफॉर्मेशन हुआ, दोनों का नक्शा ही बिगड़ गया। ड्राइवर केबिन कहाँ है पता ही नहीं चलता है, पूरा एकदम चापा चले गया, पूरा एकदम सिमट गया, चिपटा हो गया, है ना। तो किसके कारण हुआ, वो फोर्स के कारण हुआ, ठीक है। तो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होता है, फोर्स के कारण शेप या साइज चेंज होता है। ज़रूरी नहीं है कि फोर्स के कारण गुथा हुआ आटा हमेशा वो छोटा ही होगा। फोर्स के कारण गुथा हुआ आटा को आप खींच भी सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं, है ना। फोर्स के कारण आप गुथा हुआ आटा में से अगर निकाले हैं एक लाई, तो उसको चारों तरफ से हाथों से फोर्स लगता है। जब उसके ऊपर चारों तरफ से उसको राउंड 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 किया जाता है तो वो पूरा स्फीयर बन जाता है, गोला बन जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। उम्मीद है बात समझ में आपको आई होगी। अब देखो आगे आगे क्या देखना है हम लोगों को। तो आज बात होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम, इस बारे में आज हम लोग को बात करना है। देखो, न्यूटन ने जो कुछ भी कहा वो कोई बहुत नई बात नहीं कहा उन्होंने, ठीक है। आप लोग को एक बात बताए हुए हैं, न्यूटन के गति का पहला नियम जब भी बात होगा तो हम लोग को एक चीज़ तो सबसे पहले जानना पड़ेगा, इनर्शिया। इनर्शिया यानी कि जड़त्व, ठीक है। और इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक किसका नाम याद रखा जाता है जब जड़त्व की बात आती है? तो गैलीलियो का नाम याद रखा जाता है, ठीक है, ठीक है, गैलीलियो का नाम याद रखा जाता है। तो ये क्या होता है, जड़त्व क्या होता है? आप एक बात बताओ, जड़ का मतलब क्या होता है? तो पहले ही बताए थे, जड़ का मतलब होता है चेतना शून्य। जड़ हो गया मतलब कि कुछ भी नहीं उसको समझ में आ रहा है, जैसा था उसी स्थिति में हो गया, ठीक है ना। जैसे कोई आदमी अगर शुद्ध बुद्ध खो दिया, हिंदी साहित्य में जड़ के शब्द का मतलब बताते हैं, तो जड़ हो गया मतलब इररिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है ना, इररिस्पॉन्सिव हो गया। इररिस्पॉन्सिव मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में। फॉर एग्जाम्पल, और एक देखो, जड़ का ऐसे शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? तो पेड़ का जड़ है ना, पेड़ का जड़। पेड़ का जड़ का क्या स्थिति है? वो एकदम पकड़े हुए है जमीन को और वो छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। जड़ तो वही हुआ ना पेड़ का। तो पेड़ का जड़ का क्या गुण है? पेड़ का जड़ का गुण है कि वो हमेशा रेस्ट में रहता है, पेड़ को किसी भी हाल में मूव करने से रोकता है, आंधी आ जाए तूफान आ जाए वो ज़मीन को पकड़े रहता है, यही है उसका जड़। और ये पकड़े रहने का गुण, गति नहीं करने का गुण, इसी को क्या कहा जाता है? जड़त्व। लेकिन फिजिक्स में वो डिफिनेशन थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, ठीक ना। अगर कोई वस्तु अपने जगह पर स्थित है तो ये वस्तु में दो तरह का गुण होता है, ठीक है ना। एक तो ये कि जिस जगह पर ये है ये गति नहीं करना चाहता है, एकदम उसी जगह पे बने रहना चाहता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक टेबल पर एक लोहा का बॉक्स रखा हुआ था और लोहा का बॉक्स अपने आप बिना कोई फोर्स के इफेक्ट में चलना शुरू कर दिया, इधर गया टेबल का किनारा तक, फिर इधर आने लगा। मेरी बात सुनो, बिना कोई बल के प्रभाव से कोई भी बक्सा जो टेबल पर रखा हुआ है एम द्रव्यमान का या जो भी द्रव्यमान का, द्रव्यमान मतलब कितना केजी का है वो, तो अपने से बिना कोई बल के प्रभाव के वो गति नहीं कर सकता है। गति करेगा तो उसको किसी न किसी बल के प्रभाव में ही वो गति करेगा, बल का प्रभाव नहीं है तो वो गति नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? पूरा क्लियर है ये चीज? हाँ, तो आप देखो कि पेड़ का जड़ का भी तो यही गुण था ना, जड़ से ही ना जड़त्व बना है। तो जड़ का क्या काम था? कि उसको गति नहीं करने देना। तो ये वस्तु में भी अगर कोई गुण है जिसके कारण कि अपने आप ये गति नहीं करता है, तो इसके इस गुण को कहा गया है जड़त्व। क्या कहा गया है? जड़त्व। और दूसरा इसमें ये भी गुण होता है, अगर फोर्स बराबर 0 तो फिर एक्सेलरेशन बराबर 0, यही गुण है जड़त्व। दूसरा ये भी गुण होता है कि अगर कोई वस्तु है m द्रव्यमान का, वो अगर मान लो कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, कितना से? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर बर्फ है, और बर्फ भी कैसा? तो एकदम सपाट बर्फ है, जरा सा भी ऊंचा नीचा नहीं है। अगर ऊंचा होगा उस पर अगर ये चढ़ना शुरू करेगा तो क्या होगा? धरती का गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींचेगा और रुक जाएगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि बर्फ पर ये फिसल रहा है और बर्फ एकदम सपाट है, और ये जो फिसल रहा है ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फिसल रहा है, कोई नहीं है दूर दूर तक इसको रोकने के लिए, ये जा रहा है जा रहा है।
तो भौतिकी का नियम कहता है, और रियल प्रैक्टिकल अगर किया जाए ऐसा सिचुएशन के साथ कि एकदम फ्लैट बर्फ़ का सरफेस तुमको मिले, उस पर तुम एक बक्सा को फेंक दो, मतलब एक बार 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसको चला दो, तो वो फिर रुकने वाला नहीं है, कभी नहीं रुकेगा। जब तक उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये नहीं रुकेगा। माना जाता है कि बर्फ़ पर फ्रिक्शन 0 होता है, बर्फ़ पर फ्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि घिसता जब है ना कोई चीज़, तो वो घिसावट को शुद्ध हिंदी में घर्षण बोला जाता है, अंग्रेजी में फ्रिक्शन बोला जाता है। वो घिसावट उस चीज़ को चलने से रोकता है, चाहे वो जिधर भी चले घिसेगा। और घिसना जो है ना वो कोई भी चीज़ के गति को रोकता है। कोई अगर चीज़ किसी पर चल रहा है और कहीं ना कहीं कोई चीज़ घिसेगा, वो जो घिसेगा ना तो वो घिसावट बोलता है रुको रुको रुको, वो उसी का नाम है घिसावट। तो ये ऐसा होता है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, कोई दिक्कत? हाँ, तो फिजिक्स का नियम ये भी कहता है कि बिना बाहरी बल लगाए हुए अगर ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, अगर घर्षण यहाँ पर एकदम शून्य है, मानने के लिए तुमको कह रहा है कि अगर घर्षण यहाँ पर शून्य है और ये वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो ये बिना किसी बाहरी बल के ना तो रुकने वाला है, ना और तेज होने वाला है, ना धीमा होने वाला है। जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक ना तो ये और तेज होगा, ना तो ये धीमा होगा, और ना ही ये रुक जाएगा। जब तक बाहरी बल ना लगे तब तक ये तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। यही है न्यूटन का पहला नियम। तो कुल मिला के एक इक्वेशन अगर न्यूटन का पहला नियम का तुमको जानना है तो वो है F बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज और इफ एंड ओनली इफ A बराबर 0, दोनों बात होगा। A बराबर 0 इसका मतलब F बराबर 0, F बराबर 0 तो A बराबर 0। फोर्स अगर 0 है तो त्वरण होगा ही नहीं, यानी विराम का वस्तु गति में नहीं आएगा बिना फोर्स का, और बिना फोर्स का गति का वस्तु विराम में नहीं आएगा। अगर आम जीवन में भी देखो कि कोई आदमी साइकिल चलाते हुए पैडल मारे, खूब सारा पैडल मार दे और साइकिल को छोड़ दे, साइकिल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर तब रुक जाएगा। साइकिल जो रुक जाएगा, जाकर के साइकिल जो रुक जाएगा तो साइकिल किस बाहरी बल के कारण लगा रुका? घर्षण बल के कारण, ठीक है ना। साइकिल जो रुक गया वो किसके कारण रुक गया? घर्षण बल के कारण रुक गया। तो न्यूटन का पहला नियम यही है जिसमें कि इनर्शिया की बात होती है, ठीक ना। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि किसी भी पिंड में जब तक बाहरी बल ना लगे तब तक उसमें त्वरण नहीं हो सकता है। यही है न्यूटन का पहला नियम। अब त्वरण का बहुत सारा सेंस होता है। त्वरण का मतलब ये भी होता है कि गति रेस्ट से मोशन में आ जाए। त्वरण का मतलब ये भी होता है कि गति मोशन से रेस्ट में आ जाए। त्वरण का मतलब ये भी होता है कि गति 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा था, कोई पिंड अगर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा था, उसका वेग बढ़ के 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, इसको भी त्वरण कहा जाता है ना। ये सारी बातें त्वरण के डिफिनेशन में आता है। त्वरण का डिफिनेशन में ये भी आता है कि कोई वस्तु पूरब की तरफ जा रहा था, अचानक से उत्तर की तरफ हो गया, ये भी एक त्वरण है, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, और वेग के डिफिनेशन में दोनों चीज़ आएगा। अगर तुम किसी का, मान लो कि तुमसे पूछे कोई वस्तु जा रहा था, मान लो यही जा रहा है, अब तुमसे पूछा गया कि 10:00 AM पे कितना वेग है इसका, तो वेग तुमसे पूछेगा, तुम क्या बताओगे? 5 मीटर प्रति सेकेंड पूरब के तरफ। दिशा बताना बहुत ज़रूरी है, बिना दिशा का वेग का वैल्यू ही कंप्लीट नहीं माना जाएगा। हम क्या बोले थे? वेग एक सदिश राशि है, और सदिश राशि का जब भी वैल्यू लिखा जाता है तो साथ में बगल में दिशा लिखा जाता है। जब तक दिशा नहीं लिखा जाएगा सदिश राशि अपने आप में कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा, है कि नहीं? है ना ये सब चीज़। तो 10 बजे 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा था पूरब की तरफ,
और 10:01 पे क्या हुआ, वो 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ही जा रहा है, लेकिन नॉर्थ के तरफ। तो क्या त्वरण हुआ? हाँ, त्वरण हुआ, त्वरण हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि त्वरण का मतलब ही होता है वेग परिवर्तन का दर, और यहाँ पर वेग में परिवर्तन हुआ, क्योंकि वेग का मतलब सिर्फ 5 मीटर प्रति सेकंड नहीं है। 5 मीटर प्रति सेकंड ईस्ट, ये है पूरा का पूरा वेग का मान, और यहाँ पर वेग का मान क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड नॉर्थ। अगर ईस्ट से नॉर्थ हो गया अगर ईस्ट से नॉर्थ हो गया तो एकदम क्लियर है कि हाँ, यहाँ पर त्वरण हुआ। कोई दिक्कत है? कितना मान है त्वरण का, क्या है, नहीं है, ये सब छोड़ दो, आगे आने वाले क्लास में पढ़ोगे, जो होगा 11th में होगा। अभी इतने जानो कि अगर डायरेक्शन में भी चेंज आता है तो त्वरण हो रहा है, ठीक ना। तो कुल मिला के एक ही बात है, न्यूटन के गति का पहला नियम, F बराबर 0 तो A बराबर 0। अगर इतना याद रखे और इस लाइन को तुमको डिस्क्राइब करने आता है इस तरह से, इतना लंबा लंबा बात छल्ला फेंक करके, तो इसका मतलब तुमको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ रहा है। और यही जो गुण है कि जब तक बाहरी बल ना लगे, वस्तु अगर बैठा हुआ है तो बैठा ही रहेगा, वो नहीं चलेगा जब तक कि बाहरी बल ना लगे। और वस्तु अगर चल रहा है तो फिर चल रहा है ना, कहता है झोंक में चल रहा है, तो उसी को कहा जाता है, उसको भी वही गुण कहा जाता है। दोनों ही गुण को जड़त्व कहा जाता है। गति अगर हो गया है तो फिर रुक नहीं रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, ठीक ना। ठीक है, देख लेंगे। गति अगर कोई वस्तु में हो गया है, वो रुक ही नहीं रहा है, तो ये भी उसका जड़त्व है, वो अपना सुध-बुध खो चुका है, वो अपना चलते जा रहा है, चलते जा रहा है ना। जैसे कि कोई आदमी अगर उसका घर था, मान लो कि बहुत दिनों तक वो पटना में रहा, करीब 20-25 साल तक वो पटना में रहा, ठीक है ना। अब अचानक से उसकी पोस्टिंग पटना कहीं बगल में, मान लो कि हाजीपुर में हो गया, या फिर चलो थोड़ा दूर आता है, मुजफ्फरपुर हो गया। लेकिन एक दिन वो अचानक से अपना बाइक लेकर के निकला, और कुछ हुआ उसके दिमाग में, होता है अक्सर, अब बाइक लेकर के पटना की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसका घर पटना के और मुजफ्फरपुर के बीच में है, मान लो। अब पोस्टिंग उसकी मुजफ्फरपुर में हुई है, लेकिन एक दिन अचानक से संडे के दिन बाइक उठाया और पटना की तरफ जा रहा है। अब बहुत देर बाद उसको पता चला कि अरे पटना की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमको तो मुजफ्फरपुर जाना है। नहीं, बात समझ, होता है, अक्सर होता है ऐसा, कि मतलब खास करके रेंटर्स के साथ ऐसा होता है। रेंटर अक्सर 5-6 साल एक मकान में रहने के बाद अपना मकान बदलता है, मोहल्ला चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चले जाता है वो लोग, क्या। और एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जब जाते हैं वो लोग, तो पूरा परिवेश बदल जाता है। तो उन लोगों का कभी कभी होता है, क्योंकि मैं रेंटर हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कि उन लोगों का कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग निकला तो था अपना मतलब नए रूम के लिए, लेकिन अचानक से उसके बाइक का हैंडल जो है वो पुराने रूम की तरफ मुड़ जाता है, और जा रहा है। बहुत देर बाद उसको पता चलता है, अरे हम तो उधर आ गए। तो फिर एक वर्ड है, जब वो उधर जाए तो फिर बोलता है अरे हम इनर्सिया में उधर चले गए ना। यह बात समझ में, उसी चीज़ को हम लोग आम भाषा में इनर्शिया बोलते हैं, कि जब हमारा चेतना शून्य हो गया, हमारा बॉडी एकदम मोटर प्रोसेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसको डिटेल में उतना क्या जाएंगे, साइकोमोटर वगैरह वगैरह। कंसेप्ट इतने समझो कि जब बिना कोई चेतना का कुछ हो जाता है, या फिर आदमी शून्य में चला गया, बैठा हुआ है, अब उठ ही नहीं रहा है, बहुत देर से बैठ गया है, तो उसको भी चेतना, उसको भी इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो वही चीज़ है। तो इसी तरह का बात है।
अब जैसे कि किसी किसी का अपना एकदम होता है, जैसे शुरू शुरू में रोटी बनाने के लिए बोला जाए तो फिर कभी ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बनता है, कभी भारत का नक्शा बनता है, कभी प्रशांत महासागर बन जाता है ना। और कुछ दिनों के बाद, बहुत दिन जब हो जाता है रोटी बनाते बनाते लोगों को, उसके बाद तब हाथ खुद ही काम करता है। वो कुछ और भी बात कर रही होती है या कर रहा होता है, लेकिन रोटी अच्छा से गोल बनता है और रोटी बन रहा होता है उधर, है ना। दैट मीन्स उधर उसका इनर्शिया काम कर जाता है। खैर उतना अब डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, कंसेप्ट बस इतना है कि कोई वस्तु अगर विराम में है और विराम में ही रहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लग जाए, तो इस चीज़ को ही क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। और कोई बॉडी अगर गति में आ गया है तो गति में ही है, चाहे कुछ भी आ जाए आगे सामने, कुछ भी आ जाए, वो रुक नहीं रहा है, तो इसी को कहा जाता है इनर्शिया। ठीक है, तो फिजिक्स ये मान के चलता है कि दुनिया में जितने भी बॉडी जितना भी है उसमें चेतना नहीं है। अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहेगा, अगर वो गति में है तो गति में ही रहेगा, जब तक कि कोई दूसरा बाहरी बल उसके ऊपर लग करके उसमें त्वरण पैदा ना करे, मंदन पैदा ना करे, उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। अब वस्तु के इसी गुण को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि आखिर जड़त्व से होता क्या है, तो जड़त्व के ही गुण से वस्तु का एक और गुण तय होता है। जड़त्व के, ये देखो, ये बहुत ही तार्किक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं लोग। फिजिक्स से बीएससी कर लेता है, फिर भी ये बात कभी कभी उसको पता ही नहीं रहता है, जो कि एकदम मूलभूत बात है, 9th क्लास में भी स्टूडेंट को समझ में आ सकता है। जड़त्व के गुण से वस्तु का एक बहुत ही आधारभूत गुण तय होता है, और वो होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, ऐसे तो ये बहुत पेचीदा बात है, लेकिन हम तुमको बहुत ही सिंपली समझाने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, वस्तु का द्रव्यमान मतलब जैसे वस्तु कुछ 100 kg का है, तो 100 kg उसका द्रव्यमान है। ठीक है, 100 kg उसका द्रव्यमान है। अब तुम सिंपल सा बात समझो कि अगर कहीं पर 5 kg का वस्तु रखा हुआ है और कहीं पर 100 kg का वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, दोनों में जड़त्व है, जड़त्व दोनों में है, लेकिन तुमको 100 kg का वस्तु हिलाने में पसीना छूट जाएगा, है ना, लेकिन 5 kg का वस्तु तुम उठा करके कहीं से भी कहीं लेके ले जा करके रख दोगे। ठीक है ना, तो तुम कह सकते हो कि सर इसमें जड़त्व ज़्यादा था, इसमें विराम में बने रहने की प्रवृत्ति अधिक थी इसके तुलना में, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा जड़त्व वाला था, इसमें ज़्यादा जड़त्व था इसलिए बहुत मेरा हालत ख़राब कर दिया हिलने में भी, इसमें कम जड़त्व था, उठाए चुपचाप इसको लेके चल दिए। ठीक है, हाँ, अगर मान लो ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, ये 100 kg का वस्तु, और ये अगर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, मान के चलते हैं कि दोनों का शेप ठीक है, सेम है, शेप आकार सेम है दोनों का, तो इसको रोकने के लिए तुमको बहुत तेज ताकत लगाना पड़ेगा। भाई मेरे ट्रक जा रहा है, तो उसको एक आदमी जाकर के ऐसे तो नहीं रोक सकता है, क्या हो देखते हैं तुम में ज़्यादा दम है कि हम में दम है, जाकर के खड़े हो गए सामने, दिमाग में यही है कि ट्रक टकरा करके 4 कोस दूर जाकर के गिरे कहीं, लेकिन हो कुछ और जाएगा कहीं, है ना, पापड़ बन जाएगा आपका सड़क पे। तो ऐसा सब गलती ना करें, ख्याल के लिए बोल रहे हैं कि 100 kg का अगर कोई वस्तु आ रहा है तो उसको रोकने के लिए हमको उसी तरह का ताकत लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और वैसा ही आकार का अगर 5 kg का वस्तु आ रहा है तो उसको रोकने के लिए उतना ताकत नहीं लगेगा जितना इसको रोकने के लिए लगेगा, है ना। यहाँ भी जड़त्व वाली बात आ गई,
कि गति में था तो इसको विराम में लाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, खुद तो विराम में आएगा नहीं, बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के कोई भी वस्तु अपने आप विराम में नहीं आता है, न ही अपने आप गति में आता है। आपको पता है चंद्रमा पर जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना जंप मारा था तो वहाँ पर उसका पैर का निशान बना था, तो ऐसा माना जाता है कि वो पैर का निशान आज भी उसी तरह से एकदम निरंतर है बना हुआ, उसी तरह का। क्यों? क्योंकि वहाँ हवा नहीं चलता है। तो हवा नहीं चलता है तो हवा आकर के क्या करता है, बालुओं पर, मिट्टियों पर फोर्स लगा करके उसका शेप को बदलता है, इधर उधर उड़ाता है हवा को, वहाँ हवा चलता ही नहीं है। तो जूता का निशान जैसा था वैसे है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बात आई समझ में? यही चीज़ है। तो यही है 100 kg और 5 kg। ये जो 100 kg 5 kg है, ये असल में क्या कर दे रहा है, उस वस्तु का, इसका जड़त्व को ज़्यादा कौन कर रहा है, 100 kg। इसका जड़त्व को कौन कम कर रहा है, 5 kg। तो ये जो द्रव्यमान का कंसेप्ट है, द्रव्यमान जो हमेशा kg में नापा जाता है, kg में, ये द्रव्यमान का जो कंसेप्ट है, द्रव्यमान की जो अवधारणा है, इसको कौन मजबूत कर रहा है, इसको जड़त्व के द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। अगर तुमसे कोई पूछे कि जड़त्व, देखो इतना सब बताने का क्या कारण है, हम नहीं चाहते हैं कि तुम सब कुछ एकदम जान जाओ, क्योंकि तुम्हारा एज नहीं है उतना, क्लास 9th में पढ़ते हो, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव लेवल पर बाकियों स्टूडेंट से तुमको, तुम्हारे पास हम देना चाहते हैं, ताकि तुम अगर फिजिक्स में कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहो तो तुमको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, तुम कनेक्ट कर सको। बचपन में ढेर सारा डॉट्स दिखता था एक जगह, उस डॉट को देख करके कुछ समझ में नहीं आता था कि ये डॉट है क्या, लेकिन डॉट से डॉट मिलाने पर कभी पतंग बन जाता था, सारा डॉट को मिलाने पर कभी तितली बन जाता था, याद है? हाँ, कभी खरगोश बन जाता था, याद है कि नहीं? तो उसी तरह से अभी जो 9th क्लास में तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ आप में डॉट्स भर रहा हूँ, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये डॉट्स का मतलब क्या है, लेकिन इतना वादा करते हैं कि कम से कम क्लास 9th ख़त्म होते होते वो डॉट्स का एक पिक्चर दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। तुमको लगने लगेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही चीज़ है। फिजिक्स का चैप्टर तो बहुत दूर की बात है, वो तो सब एक हैं ही, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी एक चीज़ है, वैसा डॉट से एक दूसरे को कनेक्टेड करने आना चाहिए आपको। तो यहाँ इस टॉपिक में हम तुमसे क्या कहने वाले हैं, हम तुमसे यही कहने वाले हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ जड़त्व से संबंधित भौतिक राशि कौन सा है, कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जो इनर्शिया से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है, तो मास। क्या है वो? मास, द्रव्यमान। फर्स्ट चैप्टर अगर तुम पढ़ाए थे, बहुत लोग नए हो इसलिए बोल रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर अगर तुम पढ़ो तो भौतिक राशि उसमें पढ़े हो। एक मूल भौतिक राशि है और बाकी तो खैर व्युत्पन्न भौतिक राशि है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड द अदर्स आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 हैं, जिसमें कि द्रव्यमान भी एक है। तो द्रव्यमान किस भौतिक टर्म से रिलेटेड है? वो है इनर्शिया। आई बात समझ में? तो कोई अगर ये तुमसे पूछे कि जड़त्व से संबंधित भौतिक राशि का क्या है, तो उसका आंसर होगा इनर्शिया। कोई तुमसे ये सॉरी मास, भौतिक राशि क्या है? मास, द्रव्यमान, है ना। कोई तुमसे ये पूछे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के द्वारा कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के होने का पुष्टि होता है, तो वहाँ भी उसका भी आंसर वही होगा, द्रव्यमान यानी मास। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के द्वारा यह सिद्ध होता है कि बॉडी में मास जैसा कुछ होता है ना। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से यही सिद्ध हुआ कि मास जैसा कुछ दुनिया में होता है। मास तो यहाँ लिखे ही हुए हैं, तो क्या दोबारा लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। अगर कभी भी फिर तुमको रात में सोते हुए मैं अचानक से चमाट मार के जगाएं और बोले कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताओ, तो बता दोगे ना? क्या बताओगे?
हाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है कि सर कोई भी वस्तु में देखो विराम में रहना सुनो, चाहे लिखने बोले चाहे पूछे, एक बात सबसे पहले लिख देना, F बराबर 0, A बराबर 0। यही हो जाएगा। ये बात पहले तुम बोल देना, लिख देना, सुनने वाले को भी पता चल जाएगा कि तुमको आता है, और तुमको भी आगे उसको एक्सप्लेन करना है। बस जो तुम फॉर्मूला बोले हो सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करना है कि F बराबर 0 तो A बराबर 0, बस इसी बात को एक्सप्लेन करना है, और कुछ करना कहाँ है। तब तुमको सिर्फ ये कह दिए तुम कि F बराबर 0 तो A बराबर 0 हो गया। अब आगे एक्सप्लेन कर दो इसी बात को कि जहाँ फोर्स 0 होगा वहाँ एक्सीलरेशन 0 होगा। मतलब कोई वस्तु अगर विराम में है, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा तो वो गति नहीं करेगा। कोई वस्तु गति में है और उसके ऊपर अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो विराम में नहीं आएगा, उसका वेग नहीं बढ़ेगा, उसका वेग नहीं घटेगा। यही न्यूटन का पहला नियम है। और वस्तु का, किसी भी पिंड का इस तरह के अवस्था में रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। बात आई समझ में? यही है और कुछ इसमें है नहीं, इतना ही सिंपल है ये। तुम बस F बराबर 0, A बराबर 0 याद रखो और उसी को एक्सप्लेन करने भर अपने आप को सीमित रखो, तो ज़्यादा कहानी कथा सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझाने के लिए मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ता है, आपको उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको टू द पॉइंट बात करना है ना। F बराबर 0, A बराबर 0, फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 है मतलब विराम का वस्तु गति में नहीं आएगा, गति का वस्तु विराम में नहीं आएगा, गति का वस्तु का वेग बढ़ेगा या घटेगा नहीं। और सर ये सर द्रव्यमान वाला बात नहीं बोलेंगे इसमें? ना, क्यों बोलेगा? जब पूछा जाएगा तब बोलेगा कि न्यूटन के पहले नियम से कौन सा मूल भौतिक राशि संबंधित है? द्रव्यमान, मास। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है कोई? टाइम है तो फिर दूसरा लॉ भी कर देते हैं। चलिए देखिए दूसरा लॉ, जो नहीं आए हैं वो राम भरोसे हैं। चलिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम या द्वितीय नियम, जो तुमको लिखना है तुम लिखो, ठीक है। लेकिन एक बात जानो, न्यूटन का गति का दूसरा नियम ऐसे ही नहीं पढ़ लोगे। हेडलाइन तो लिख दिए हैं, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले कुछ और बात होगा, ठीक है ना। न्यूटन का गति का दूसरा नियम तुरंत नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे सेब नारंगी है, क्या है? सेब नारंगी वगैरह क्या चीज़ है कि मतलब सीधे तोड़े पेड़ से, धोए, खाना शुरू हो गया। सेब नारंगी तो यही चीज़ होता है। लेकिन अगर दाल भात चोखा खाना है तो पहले दाल का जुगाड़ करो, फिर चावल का जुगाड़ करो, पानी का जुगाड़ करो, गैस चूल्हा का जुगाड़ करो, कुकर का जुगाड़ करो, माचिस का जुगाड़ करो, लाइटर का, तेल का, मसाला का, सब चीज़ का जुगाड़ करो, आलू का जुगाड़ करो, फिर तब पकाओ, पक जाएगा, फिर थाली में परोसो, तब बैठ के खाओ, ठीक है ना। तो सेब खाना और डीबीसी खाना अंतर है क्या? वो भी डीबीसी की बात कर रहे हैं, जिसको कि सबसे साधारण खाना माना जाता है, उसमें बोल रहे हैं कि अंतर है ना। अगर आइटम की बात कर दें तब तो फिर तो बहुत ज़्यादा टफ है वो, उसके लिए तो शेफ बुलाना पड़ेगा। हम एकदम डीबीसी की बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट का फेवरेट खाना है, दाल भात चोखा। उसमें क्या क्या तुमको लगता है, तो उसमें इतना चीज़ लग जाता है। तो उसी तरह न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेब की तरह था, आराम से खा लिए तुम,
लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पहले उसका जुगाड़ करना पड़ता है, तो पहले जुगाड़ करते हैं। देखो पहला जुगाड़ है, जुगाड़ को शुद्ध भाषा में टर्म्स बोला जाता है, ठीक ना, फिजिकल टर्म या फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला जो इसमें है जो कि तुमको सीखना है फिजिक्स का चीज़, वो है मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम, संवेग। ये क्या भला है भाई? जब तक ये नहीं सीखोगे ये नहीं सीख पाओगे। ध्यान से सुनो, एक ही बार में निपटा देते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान। क्या आवाज हो रहा है? कहाँ पर? छत के ऊपर कुछ गिर रहा है क्या बार बार? हाँ, कोई बच्चा कुछ गिरा रहा है बार बार। चलो ठीक है, खेल रहा होगा। द्रव्यमान गुना वेग, इसी को कहा जाता है संवेग। द्रव्यमान गुना वेग, इसी को कहा जाता है संवेग। अगर तुमको संवेग को फील करना है, ठीक है ना, तो संवेग कैसे फील होगा? एक होता है आवेग, इम्पल्स, उसके बारे में 11th में पढ़ोगे या अभी भी होगा तो बता देंगे, 9th में भी है थोड़ा सा। पहले तुमको संवेग को पढ़ना है। देखो संवेग को तुमको फील कराते हैं हम थोड़ा सा। तुम कभी सिंगल लोडिंग साइकिल चलाए हो? हाँ, तो अगर साइकिल धीरे धीरे है, ये अगर फील किए हो, हम फील किए हैं इसलिए हम तुमको बोल रहे हैं, और हर साइकिलिस्ट ही सब चीज़ को फील करता है, और तुम लोग अभी साइकिल खूब चलाते हो इसलिए तुमसे बोल रहे हैं। जब तक देखो फिजिक्स का, मेरा कहना है फिजिक्स को फील करो तो फिर फिजिक्स सीख जाओगे। तो चलो फील कराते हैं हम तुमको एक चीज़, कि तुम साइकिल अगर चला रहे हो तो कभी मान लो कि 3 मीटर प्रति सेकंड पे चलाए, और कभी मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड पे चलाए, और कभी मान लो 7 मीटर प्रति सेकंड पे चलाए। तीनों का फीलिंग हम तुमसे शेयर करना चाहते हैं, जो हम भी फील किए हैं और हम तुम्हारे साथ भी शेयर करेंगे। इसको क्या हो गया? चलो देखो, मीटर पर सेकंड में बात हो रही है, और साइकिल जब 3 मीटर प्रति सेकंड पे जब चला, फिर 5 मीटर प्रति सेकंड पे चला के देखे, फिर 7, फिर 9। अब असली में इतना चल सकता है कि नहीं पता नहीं। बेसिक बात यही है कि ये स्लो, फास्ट, वेरी फास्ट, सुपर फास्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग 4 गो एग्जाम्पल लिए हैं कि अपने जीवन में अगर आप 4 बार साइकिल चलाए हैं, ज़रूरत के हिसाब से कभी बहुत स्लो चलाना पड़ा, मान लो स्लो रेस किए, फिर फास्ट, वेरी फास्ट, सुपर फास्ट। आप देखना संवेग क्या होता है, वो फीलिंग हम तुमको बताते हैं। वो फीलिंग कब आता है तुमको? जब आप 3 मीटर मतलब स्लो 5 मीटर प्रति सेकंड का भी स्पीड में चला रहे हैं, तो आपको ब्रेक लगाना उतना मुश्किल नहीं रहता। आप ब्रेक मारते हैं और साइकिल थोड़ा देर में रुक जाता है, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है। कितना भी सामने बच्चा आ जाए साइकिल रुक जाएगा। नहीं ब्रेक लग पाया तो आप पैर भी ज़मीन पे लगा करके रोक दीजिएगा, लेकिन एक्सीडेंट होने तो नहीं दीजिएगा, है ना। तो इस लेवल तक ऐसा होता है, ठीक ना। लेकिन अगर इस लेवल पर आप हैं और अचानक से सामने कोई बच्चा आ गया, तो पक्का है कि क्या होगा उसको छोड़ दो, जाने दो। लेकिन उस समय जो आप फील करते हैं कि ब्रेक मार रहे हैं, ब्रेक नहीं लग रहा है, और अपने आप में कुछ ज़्यादा ही अनकंट्रोलेबल चीज़ जो आप फील करते हैं, आपके नियंत्रण से बाहर जो आप कुछ फील कर रहे हैं उस समय, है ना, वो अलग चीज़ है। कि शॉक लग गया, सामने बच्चा आ गया, वो अलग चीज़ है। नहीं, साइकिल को जो रोक रहे हैं, साइकिल रुकने में जितना मशक्क़त करना पड़ रहा है आपको, वो आपका संवेग है। असल में वही आपका संवेग है। यही बात समझ में। और देखो एक चीज़ और तुमको बताते हैं, पीछे अगर तुम्हारा कोई प्यारा मित्र बैठ गया है कैरियर पे, तब क्या क्या होगा। कुछ लोग कैरियर ही लगाना छोड़ दिए हैं, जिसके कारण अब दोस्त वैसा नहीं बन रहा है। अब ना तो वैसा दोस्ती रहा, ना साइकिल में कैरियर रहा। पहले हम लोग का क्या होता था कि पूरा सेशन, पहले साइकिल मिलता नहीं था फ्री में, तो पूरा
मतलब कि 9-10th जो है कि एक दोस्त के साइकिल पे ही बैठ के दूसरा दोस्त जा करके उसका पूरा 2 साल का काम निपट जाता था। और उसके कारण क्या दोस्ती रहता था दोनों में, गजब का दोस्ती रहता था, गजब गजब का नाम होता था उन लोगों का, हीरा मोती, ठीक है, राम रहीम, इस तरह का अजीब अजीब सब दोस्ती पुकारा जाता था उन लोगों के लिए। खैर, हम लोगों का यहाँ क्या है कि मान लो कि पीछे बैठा हुआ है कोई, तो याद करो इतना तक तो तब जाएगा ही नहीं, इतना तक तुम घिस तिर के ले जाओगे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम तब क्या आता है, जिस स्पीड में तुम यहाँ पे जितना असहज थे ब्रेक लगाने में, तुमको वैसा ही अनकंट्रोलेबल फील, वैसा ही अनियंत्रण वाला फील अब 7 में आना शुरू हो जाएगा। मतलब 7 मीटर पर सेकंड में ही ब्रेक लगाने में तुमको 9 के जैसा दिक्कत होगा। सिंगल में जितना दिक्कत तुमको 9 में हुआ था ब्रेक लगाने में, डबल लोडिंग रहने पर 7 में उतना दिक्कत आने लगता है, जल्दी नहीं रुकता है साइकिल। फील किए हो कभी? डबल लोडिंग चलेबे नहीं किए हो तो खाक फील करोगे। चलाया तो ये बात नहीं आता है समझ में अभी, कि जब डबल बैठे हुए हैं तो फिर जो है कि कभी कभी साइकिल जब कंट्रोल से बाहर आता है, स्पीड में हो जाता है, तो ज़्यादा मुश्किल होता है उसको काबू करना, उस पर ब्रेक लगाना या कुछ भी करना होता है ना। उसी मुश्किल को, वही जो काबू करने में जो मुश्किल आता है, वही फीलिंग को समझ लो कि वही मोमेंटम है, संवेग है। संवेग का वैल्यू क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। अगर मान लो कि तुम्हारा और साइकिल दोनों मिला करके द्रव्यमान है 80 किलो, 80 kg, और तुम्हारा वेग है मान लो कि 5 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 7 लिखो, अभी 7 के ऊपर बात की है, 7 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। अकेले में बात कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा? 560 kg मीटर प्रति सेकेंड, है ना। उसी समय मान लो कि तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ था। अच्छा, मोमेंटम को अक्सर पी से डिनोट किया जाता है। क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब जाने दो, सीधा बात जानो कि मोमेंटम को पी से सूचित किया जाता है। तो फिर अगर दोस्त बैठा हुआ है पीछे, अगर दोस्त बैठा है तो दोस्त ही हो गया वो। अगर दोस्त बैठा है तो फिर मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो देखो 20 किलो का साइकिल है, 20 किलो नहीं, मान लेते हैं 30 किलो का साइकिल है, 50 kg का तुम है और 50 kg का तुम्हारा दोस्त भी है, तो 120 kg हो गया अब, है ना। और गुना, अब 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल होगा, अब तुम चलाओगे 4 मीटर प्रति सेकंड या 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है ना। अब तुम्हारा संवेग क्या होगा? 600। कहने का मतलब कि वेग भी कम हो गया, फिर भी ये मोमेंटम इसका बढ़ गया। हाँ, kg मीटर प्रति सेकंड होगा। तो यही जो है ना kg मीटर, तो तुमको समझ में आया कि क्या बढ़ गया क्या घट गया। वहां पे तुम द्रव्यमान जो बढ़ाया गुना उसका वेग, अब द्रव्यमान बढ़ गया तो वेग कम बढ़ाओगे तो मोमेंटम उतने हो जाएगा, 560 600 लगभग, इवन ये ज़्यादा ही हो गया, जबकि स्पीड तुम्हारा कम है लेकिन मोमेंटम ज़्यादा है। यही कारण है कि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई बोलता है डबल लोडिंग है तो क्या हुआ, हम तो इतना स्पीड पे सिंगल में चलाए हैं। अरे भैया, सिंगल में चलाए हो ना, डबल में नहीं चलाए हो ना। डबल में जैसे तुम चलाते हो तो फिर उसका मोमेंटम ही चेंज हो जाता है, और उसी हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा, तुमको तब स्लो चलाना पड़ेगा। अगर तुम 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाते हो, या 4.5 अगर कर दें, तो फिर कितना आएगा? तब यहाँ पर आ जाएगा 540, है ना, 540 आएगा। तो कहने का मतलब कि सिंगल तुम चला रहे थे तो 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तुम सिंगल लोडिंग में जितना स्पीड में चला रहे थे, ठीक है, 7 मीटर प्रति सेकंड में तुम सिंगल लोडिंग में जैसा चला रहे थे,
अगर वैसा ही कंट्रोल चाहते हो अपने साइकिल पर तो डबल लोडिंग में 4.5 मीटर प्रति सेकंड पे चलाओ, तो फिर वैसा ही सेम कंट्रोल रहेगा। तुम जो सोचोगे कि 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग में जितना अच्छा से ब्रेक मार लिए थे उतना ही अच्छा से ब्रेक हम डबल लोडिंग में 7 मीटर प्रति सेकंड में चला दें तब वैसे ही ब्रेक मार दें साइकिल रुक जाएगा उसी तरह से, ये नहीं होगा। जब ब्रेक मारोगे साइकिल जो अनकंट्रोल तुम फील करोगे, रोकने में तुम जो दिक्कत फील करते हो, दैट इज द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस समय पर उसका मोमेंटम वही है जो अनियंत्रण तुम महसूस कर रहे हो। उम्मीद है ये सारा बात आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना? हाँ, मोमेंटम पूरा क्लियर हुआ। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मोमेंटम का हिंदी होता है संवेग, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसी संवेग से जुड़ा हुआ चीज़ है। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जाने से पहले हम संवेग संरक्षण का नियम पढ़ाएंगे और वो कल पढ़ाएंगे। आज जितना खिलाए हैं पहले उतना पचा के आओ, ठीक है ना? इससे ज़्यादा कुछ भी देंगे ना तो अनपच हो जाएगा, इसलिए आज का क्लास यहीं पर हम एंड कर रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।